हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। माय नेम इज़ विजय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की समरी हम पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर, हर एक चैप्टर को हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ योर यूपीएससी और द स्टेट पीसीएस एग्जाम। जहाँ भी पॉलिटी आती है तो वन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1600 से लेके 1947 तक के एक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन की पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1600 में ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आते हैं। और वो भारत में क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। और ट्रेड करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और इनको जो है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, फर्स्ट के द्वारा ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव राइट, मतलब सिर्फ इन्हीं को जो है ट्रेडिंग राइट मिला हुआ था। फिर जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे जो है अपना जो है दबाव बढ़ाएगी और ट्रेडर से वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना स्टार्ट कर देंगे। तो 1765 में कंपनी को दीवानी राइट मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है और जस्टिस, सिविल जस्टिस प्रोवाइड करने का अधिकार मिलता है। और यहीं से शुरुआत होती है। और ट्रेडर से अब कंपनी क्या बन गई है? टेरिटोरियल पावर बन गई है। तो जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, अब यहाँ पर उसने शासन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर दो बैटल्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इनको डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और यही कारण थे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी ने जो है ब्रिटिशर्स को बंगाल दिया और बैटल ऑफ बक्सर ने भारत दिया। और इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि जो है वो साइन होती है। फिर 1857 में सिपोही म्यूटिनी होती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली जाएगी। तो क्या हुआ? अभी तक कंपनी रूल कर रही थी और जैसे ही जो है सिपोही म्यूटिनी होगी उसके बाद पावर जो है वो ब्रिटिश जो है रानी के पास या ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाएगी। ने डायरेक्ट रूल एंड कर दिया कंपनी का कंट्रोल। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक हम जो है किसके अधीन रहेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेंगे। फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। हमारी पॉलिटी और संविधान के कई फीचर्स की जड़ें ब्रिटिश रूल में हमें देखने को मिलती है। तो हम दो फेजेस में पढ़ेंगे। पहला है जो ब्रिटिश रूल के जो है दो मुख्य चरण है। एक तो कंपनी रूल। कंपनी क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी। और बन क्या गए वो? टेरिटोरियल पावर। और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो रूल हुआ वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो पहले हम एक्ट्स देखेंगे जो 1773 से लेके 1858 तक। फिर 1858 से लेके 1947 तक के एक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक। इस दौर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई महत्वपूर्ण एक्ट जो है वो पास किए। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण एक्ट जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम शुरुआत करेंगे, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। तो जैसा कि आप यहाँ पर नाम ही पढ़ रहे हैं, नाम में ही लिखा हुआ है रेगुलेटिंग। तो ये एक्ट किस लिए लाया गया होगा? आप सोच सकते हैं ये लाया गया होगा रेगुलेट करने। तो क्या रेगुलेट करना था? कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना था। कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। और कौन लेके आया इस एक्ट को? पार्लियामेंट। कौन सा पार्लियामेंट? ब्रिटिश का पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। आई होप अभी तक की चीजें आपको क्लियर हैं।
अब थोड़ा जो है इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं और क्या आवश्यकता थी रेगुलेटिंग एक्ट लाने की। अगर हम बात करें, जो होम गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, वहां पर दो व्यवस्थाएं चल रही थी। एक व्यवस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो एनुअली इलेक्ट हुआ करते थे, और ये जो है मैनेज करते थे क्या, कंपनी के अफेयर्स को। और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये क्या थी, ये हायर बॉडी थी, और ये इनके पास क्या था, शेयर्स थे कंपनी के। अगर हम भारत की बात करें, ये तो इंग्लैंड में व्यवस्था थी कंपनी की। अगर हम बात करें तो कंपनी को मैनेज करने के लिए जो है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना हुआ था। इसका चुनाव हर साल हुआ करता था एनुअल बेसिस पर। वहीं कुछ लोगों के पास कंपनी के शेयर थे जो कि कोर्ट ऑफ दी प्रोप्राइटर्स कहलाए। वहीं अब बात करते हैं भारत में। भारत में क्या था, ब्रिटिशर्स भारत में ट्रेड करने आते हैं, और अब ब्रिटिशर्स के पास तीन जगह हैं भारत में। तो अभी ब्रिटिश जो है भारत में तीन जगह पर हैं, बंगाल में, बॉम्बे में, एंड मद्रास में। और इन्हीं तीनों जगह पर अलग अलग जो है गवर्नर है, और उनका काउंसिल का रूल चल रहा है। ठीक है, हर जगह एक गवर्नर और काउंसिल है, अलग अलग। अब क्या होता है कि पार्लियामेंट को जो है इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि रेगुलेट करने के लिए आया। तो किसी चीज को हम कब रेगुलेट करते हैं, जब उसमें कोई खामी आ जाती है। तो नियंत्रण तब किया जाता है जब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो तीन जगह पर कब्जा कर लेते हैं, और वो है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। भारत में ट्रेड करने आए, बट यहाँ पर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर बन जाएगी इस बीच में, और दीवानी राइट ले लेगी। ना, दीवानी राइट क्या होता है, दीवानी राइट्स होते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने की पावर, ये किसके पास चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। अब इसी समय में क्या हुआ, कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा था। तो एक रीजन मैं अगर आपको बताऊं, तो इस एक्ट को लाने का रीजन था, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, और कंपनी का पैसा सारा जो है कंपनी का दिवाला निकल गया था। कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, कंपनी के पास पैसा नहीं था कि वो जो है राज कर सके भारत पर। इसी बीच 1770 का जो है बंगाल में जो है फेमाइन आता है। और उससे क्या होता है कि सीवियर एग्रीकल्चर क्राइसिस हो जाता है। अब ये हो जाएगा तो लोग क्या टैक्स दे पाएंगे, टैक्स माने रेवेन्यू। तो रेवेन्यू नहीं आ पाएगा सरकार के पास। और अब जब रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, पैसा नहीं होगा, तो कहीं तो हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो कंपनी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस में चली जाएगी। और वहीं देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि कंपनी जो है वो स्ट्रेस में है, बट जो उसके, अगर हम बात करें, ऑफिसर्स हैं कंपनी के, वो अमीर हैं, दे आर वेल्दी। तो इसका मतलब कि करप्शन हो रहा है, और जो है पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी फिर जो है जाके इंग्लैंड में जाएगी, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को बताएगी कि हमने क्वीन एलिजाबेथ से जो है हमने व्यापार करने का अधिकार लिया था, बट अब जो है हम भारत में तीन जगह पर जो है हम वहां पर राज भी कर रहे हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें जो है लोन की जरूरत है। तो कंपनी क्या करेगी, लोन के लिए रिक्वेस्ट करेगी। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद आती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है क्या करेगा, एक सेलेक्ट कमिटी बनाएगा।
ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे कि आजकल कुछ कमिटीज बनती है ना, उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सेलेक्ट कमिटी बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक सेलेक्ट कमिटी। और किसके अंडर में? प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ, इस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के अंडर एक कमिटी बनाई जाएगी, और उस कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट्स को लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आया। अभी तक की आपको कहानी समझ में आई होगी। अभी भारत में 3 जगह पर ट्रेड करने आए थे, बट सिविल प्लस में रेवेन्यू जनरेट करने की पावर आ गई है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ द प्लासी के बाद में। बट अब जो है कंपनी में क्या हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। बंगाल में जो है फेमाइन आ गया है, उसके कारण रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कंपनी स्ट्रेस में है। बट उसके ऑफिसर्स अमीर हो रहे हैं, तो कंपनी लोन लेने चली जाती है। इसका मौका उठाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तो कोई भी कब लोन देता है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया गया है, तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं। तो उन्हीं शर्तों को जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी शर्तें रखी गई, तो वही शर्तें कि भाई कोई भी लोन जब देता है, जब उसको ये लगता है कि हाँ आगे वाला वापस हमें पैसा देगा, तो कहा गया कि तुम अपने अफेयर्स को सुधारोगे, तुम करप्शन को खत्म करोगे, ठीक है, तभी तुम हमसे लिया हुआ पैसा वापस कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं, डेट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेगुलेट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बार ये माना गया कि कंपनी का रोल सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब मेन प्रावधान देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या शर्तें रखी गई। अच्छा, ये एक्ट कहाँ पर लागू हुआ? वहां पर, ठीक है। इस एक्ट में सबसे पहली बात कही गई कि तुम अपने प्रशासन को सुधारो, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारो। उसके लिए क्या पहली जो चीज की गई, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसकी उपाधि जो है बदल के अब उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ मद्रास था, और गवर्नर ऑफ मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, 3 जगह गवर्नर थे। बट बंगाल के गवर्नर को ऊंचा कर दिया गया। अच्छा, एक जनरल लगा दिया, तो मतलब कि ये गवर्नर जो है बाकी दो से बड़ा हो गया, तो बाकी दो इसके अंडर में आ गए। गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास इसके अंडर आ गए, क्योंकि ये गवर्नर जनरल हो गया। और ऐसे पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। अगर मैं आपसे बात करूं पहले गवर्नर ऑफ फर्स्ट, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। और वही जो है पहले गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। साथ ही इनको जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड किया गया, जिसमें 4 सदस्य होंगे। ना यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल माने परिषद, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका। मतलब कि जो कानून बने उनको लागू करने के लिए एक टीम प्रोवाइड की गई। नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ द फोर्ट विलियम। इनका कार्यकाल कितने टाइम का रखा गया? 5 साल का। पहले व्यक्ति बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया 4 सदस्यों का, जो कि मदद करेगा किनकी? गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए थे ये। और मेजोरिटी डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा
किस पर? गवर्नर जनरल पर। बट अगर टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल के पास जो है, मान लो वोटिंग हुई और वोटिंग में 3 और 1 की वोटिंग होती है, तो उस केस में जो है 3 लोगों की मानी जाएगी। अगर 2+2 हो गया किसी मुद्दे पर, तो जो है फिर लॉर्ड विलियम वॉरेन हास्टिंग के पास क्या है? कास्टिंग वोट है। बट बहुमत की सुनी जाएगी। तो ये भी करा गया कि एक व्यक्ति रूल करेगा तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड किया गया। अच्छा, अभी हमने पढ़े थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? मैं बता दूं फिर से आपको कि वो मैनेज कर रहे थे किसको? कंपनी के अफेयर्स को। और इनको एनुअली इलेक्ट किया जाता था। तो ये एनुअल इलेक्शन जो है, अब इनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया। तो हेयर चेंज टू द 4 इयर्स। तो पहले क्या था? एवरी ईयर जो है, पहले 1 साल था, अब क्या है? हर साल, एवरी ईयर 1/3 जो है वो रिटायर हो जाएंगे। और जो बंदा रिटायर हो रहा है वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है। तो ये एक इसमें प्रोविजन था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब सबॉर्डिनेट हो गए, मतलब कि अधीन हो गए किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो बताता है सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो क्योंकि पावर जो है खींच ली गई, मतलब कि पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बड़ा बना दिया गया और उनको जो है ज्यादा पावर दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 अंडर द रॉयल चार्टर के तहत। और इसमें जो है एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस का प्रावधान रखा गया। और पहले चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? एलेजे एम्पे। कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब लेने की मनाही की गई, मतलब कि आप जो है प्राइवेटली ट्रेड नहीं कर सकते, और ना ही जो है आप जो है ब्राइब ले सकते हो, क्योंकि करप्शन हटाना था। और करप्शन ही जड़ था कि जो ये कंपनी का दिवाला निकल गया था, कंपनी स्ट्रेस में थी ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट था फ्रॉम द गवर्नर जनरल इन काउंसिल से। ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी थी किसके रिगार्डिंग? रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड। नाउ बंगाल प्रेसिडेंसी वो सुप्रीम हो गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी। बंगाल जो है वो सुप्रीम हो गया किस मैटर में? वॉर और पीस को लेके। अगर वॉर और पीस के मामले में किसके पास पावर है? वो बंगाल के पास शक्ति है। ठीक है, ये तो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ दी 1773। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, जैसा कि नाम बता रहा है, नाम से ही हमें चीजें कुछ स्पष्ट हो जाती हैं। अमेंडिंग मतलब अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए लाया गया होगा ना। इस एक्ट का उद्देश्य था करेक्ट करना डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि भाई गलतियां क्या हुई हैं। तो जैसे ही लागू हुआ एक्ट तो पता चलता है कि कुछ खामियां थी एक्ट में, कुछ मुद्दे जो है उभर के बाहर आए, और उन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लेके आया था। अच्छा, अगर मैं आपसे 1773 की यहाँ पर मेंस के परस्पेक्टिव से दो चीजें और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट को लेके। एक तो है मेरिट एंड डीमेरिट। तो सबसे पहला मेरिट था कि अब जो है कंट्रोल पार्लियामेंट करेगा। पहली बार कंपनी के अफेयर को जो है किसने कंट्रोल किया? पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया। दूसरा, अब जब पार्लियामेंट करेगा तो वेलफेयर जो है इंश्योर्ड होगा इंडियंस का। Now, British Parliament now seen as the concerned for the Indian welfare.
अब आगे से ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अच्छा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है हम भारतीय संविधान के बनने तक पहुंचे। तो जो नींव रखी गई थी भारतीय संविधान की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, वो रखी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने। यहीं पर आर्बिट्ररी रूल उसको खत्म कर दिया गया, और ऑटोक्रेटिक पावर जो थी कंपनी के ऑफिशियल्स की, उनको खत्म करके उनको जवाबदाई बना दिया गया था। इसके अलावा कुछ डीमेरिट भी होंगी। तो वीक गवर्नर जनरल जो है उसको वीक कर दिया, उस ऑफिस को, गवर्नर जनरल के ऑफिस को कमजोर कर दिया था। काउंसिल के पास ज्यादा पावर थी, इसलिए डेडलॉक की सिचुएशन बार बार हो रही थी। अब उसी डेडलॉक को जो है ठीक करने के लिए क्या लाया गया था, अमेंडिंग एक्ट, और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा यहीं पर हम अगर बात करें अबाउट द वॉरेन हास्टिंग के बारे में, अगर हम बात करें, तो ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। अच्छा इनने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की इनकी पॉलिसी थी। इसी टाइम ये मेजरली इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, रोहिल्ला वार में एंगेज थे ये, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में एंगेज थे, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी एंगेज थे। तो ये तो हमने पढ़ा, अभी जो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के, हमने यहाँ पर मेरिट और डिमेरिट भी देख लिए। अब देखते हैं अमेंडिंग एक्ट। मैंने कहा कि जो है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, और इसको लाया गया, इसका उद्देश्य था कि भाई जो खामियां रह गई, बाद में पता चला कि भाई गवर्नर जनरल के ऑफिस को कमजोर कर दिया गया है, बहुत ज्यादा डेडलॉक्स हो रहे हैं। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से छूट दी गई, और किन एक्ट को लेके, फॉर द ऑफिशियल एक्ट, रेवेन्यू मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिए गए, कि बहुत सारे मुद्दे आए होंगे, और देखा गया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का हित जो है वो अब जो है उसमें दिक्कत आ रही है, भाई पैसा कलेक्ट करने में, टैक्स लगाने में। ना सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स पर था, और हिंदूज को ट्रायल किया गया हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, और मुस्लिम्स को मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों किया गया, कि देखो ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग में रूल जो है करना था हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लेके, उनका विश्वास जीतना था। तो ये कहा गया कि हम आपके धर्म को नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म जो है बहुत बड़ी चीज हो जाती है, रिलीजन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे। ब्रिटिशर्स को पता था कि हिंदू और मुस्लिम इनके रिलीजन को छेड़ देंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और पहले उनको अपनी पावर को कंसोलिडेट करना था, उनको जो है मजबूत पैर टिकाने थे भारत में। नेक्स्ट है अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, वो कहां पर जाएंगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा प्रोविंसेस, प्रांतों में भी कोर्ट थे, और वहां से अपील अगर करनी है तो कहाँ करी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, याद रखना गवर्नर जनरल के काउंसिल में होगी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकार मिला रेगुलेशंस फ्रेम करने का, किनके, प्रोविंशियल कोर्ट्स के। तो ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट। अब अगला एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784। अच्छा जब आपने नाम पढ़ा ये पिट्स इंडिया एक्ट, तो क्या समझ में आया कि पिट इंडिया, अच्छा इंडिया के लिए एक्ट आया तो इसलिए इंडिया एक्ट कहा गया, और पिट्स उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम था विलियम पिट द यंगर, और ये उस टाइम ब्रिटिश पीएम थे, यूके के पीएम थे। इन्होंने एक बिल जो है संसद के सामने रखा, तो इसीलिए उसको पिट्स इंडिया एक्ट और 1784 में रखा गया, और ये पास होता है अगस्त 1784 में। आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ द डिबेट, 7 महीने इस पे जो है वाद विवाद हुआ, चर्चाएं हुई, उसके बाद ये जो है पास होता है। नाउ रीजन क्या था इसको लाने का रीजन था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है अनसेटिस्फैक्ट्री प्रूव हुआ, जिस उद्देश्य से उसको लाया गया उसमें कुछ खामियां रह गई थी,
उनको सुधारने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पॉलिटिकल अफेयर्स को बेटर कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। शुरू हुआ एक नया सिस्टम। अब यहीं पर जो इस एक्ट के द्वारा एक डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। तो थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि ये डबल गवर्नमेंट क्या है। अच्छा, अभी तक आपको पता है ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक सॉरी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। अभी रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताया था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। अच्छा, इनका पहले 1 साल का कार्यकाल था, ये बढ़ा के 4 साल के लिए कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था। ये क्या करते थे? मैनेज करते थे क्या? अफेयर्स किसके? कंपनी के। ये आपको आई होप ये रिमेम्बर याद है अभी आपको। अब क्या हुआ कि डिवीजन हो गया, डबल गवर्नमेंट से ही समझ जाओ कि एक नई बॉडी बना दी गई। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहा गया कि अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? निदेशक मंडल जो है वो कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा, कॉमर्स को देखेगा। ये वैसा ही रहेगा बट अब ये सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को देखेगा। एक नई बॉडी बनाई गई और उसका नाम रखा गया क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं वो किसके पास जाएंगे, किसके कंट्रोल में है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल को विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये नई बॉडी बनाई गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होंगे? 6 मेंबर्स होंगे। इनको कौन कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश किंग। और इनका पर्पस क्या होगा? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आया होगा आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिला पूरा सुपरविजन प्लस डायरेक्शन किसके ऊपर? सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू के अफेयर्स को लेके। पहली बार इंडियन टेरिटरीज को क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजेशन की, ये ब्रिटिश की टेरिटरीज हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला सुप्रीम कंट्रोल किसके ऊपर? कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अब यहाँ पर एक चीज और थी कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को कम कर दिया गया। पहले आपको पता है कि प्रावधान किया गया था 4 सदस्यों का। अब इनको घटा के यहाँ पर कितने कर दिए? 3 मेंबर कर दिए गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये 3 होंगे इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ को। ये किस लिए किया गया? क्योंकि डेडलॉक बहुत ज्यादा हो रहा था और इम्प्रूव करनी थी एफिशिएंसी किसमें? भारतीय प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या था? तो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। अब इससे 2 संस्थाएं होगी, दोनों के अलग अलग मकसद हो गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो खत्म हो गया। आई होप आपको पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ दी 1786। 1786 का एक्ट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। नाउ जो 1786 का जो एक्ट था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उन्होंने जो अपना पद था गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल का, उसको संभालने से पहले कहा गया कि मेरे को 2 चीजें चाहिए। तो 2 शर्तें रखी, 2 मांगे रखी। उन्होंने कहा कि काउंसिल के निर्णयों को ओवरराइड करने की उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए उन्हें। जो ये पावर है, ये जो पद बनाया गया था वो एक ही हो और वो किसके पास हो? गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल के पास। इन दोनों मांगों को मानते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ द 1786 पास किया। यह एक्ट जो था वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। और पर्टिकुलरली ये इम्पोर्टेंट था किसके लिए? ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो भारत में वो एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो ये किन के हित में था? ब्रिटिशर्स के हित में लाया गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ द 1793। यह एक्ट था एक प्रकार का रिन्यूएबल चार्टर। अब जो कंपनी की शक्तियां जो है 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। चार्टर जो कंपनी का था जिससे उनको ट्रेड करने का अधिकार मिला था, वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर्स मिली थी, उन्हें अब सभी आगामी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को दे दिया गया। आगे जो भी गवर्नर जनरल आएगा उनको भी ये जो है पावर्स हैंड ओवर कर दी गई, उनको भी दे दी गई। इससे जो है गवर्नर जनरल को जो है इस एक्ट के तहत जो है उसे अधिक नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल करने की शक्ति मिल गई। और बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कंपनी को इंडिया में व्यापार का एकाधिकार मोनोपोली जो है 20 सालों के लिए जो है अब और बढ़ा दिया गया। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य तभी होगा जब उसे विशेष रूप से नियुक्त किया जाएगा। नहीं तो ये पावर किसको दे दी गई? ये पावर ट्रांसफर कर दी गई टू द गवर्नर जनरल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्य और उनके कर्मचारी अब इंडियन रेवेन्यू से वेतन पाएंगे। ठीक है। अब जो है इंडियन रेवेन्यू मतलब भारत से ही उनको पैसा दिया जाएगा। यहाँ से जो है अब ड्रेन ऑफ द वेल्थ भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली टू द लिबरल ट्रेड पॉलिसी। मतलब जो एकाधिकार था कंपनी का उसको समाप्त करने की तरफ अब जो है ये एक्ट बढ़ेगा। इस एक्ट में 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा चार्टर। बट कंपनी का इंडिया में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु जो चाइना के साथ व्यापार हो रहा था और चाय पर व्यापार का मोनोपोली अब बनी रहेगी। ब्रिटिश क्राउन की सार्वभौमिकता मतलब कि जो सॉवरेनिटी थी उसको घोषित किया गया ओवर द कंपनी की टेरिटरी। मतलब कि इस एक्ट में खुल के ये कह दिया गया। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ? पहले हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो ब्रिटिशर थे वो सिर्फ 3 जगह रूल कर रहे थे, बट इस एक्ट के तहत जो है अब मतलब इस बीच जो एक्ट पास हुए 1813 से लेके 1773 से लेके 1813 तक जो भी एक्ट पास हुए और कॉर्नवालिस को जो स्पेशल पावर दी गई उससे उन्होंने अपने जो साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है। और उन्होंने और अधिक जो है क्षेत्रों पर भारत में कब्जा कर लिया था। अब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अब बनने को तैयार हो गई थी। सो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया। कहा कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है वो किसकी टेरिटरी है? ब्रिटिश क्राउन की है, मतलब कि ब्रिटेन की टेरिटरी है। क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने और प्रचार करने की अनुमति इन एक्ट के तहत प्रदान की गई। ब्रिटिश टेरिटरीज में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। और असल में अगर मैं आपसे बात करूं, ये 1 लाख रुपए कभी खर्च किए ही नहीं गए। असल में लोकल गवर्नमेंट को मिला अधिकार टैक्स लगाने का, और टैक्स ना देने वालों को दंडित करने का अधिकार भी इस एक्ट से प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट एक्ट है हमारा एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट ने बिगनिंग की फुल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके मेन प्रोविजंस की को देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या कहलाएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
और उन्हें जो है पूरा सिविल और मिलिट्री कंट्रोल दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ 1833 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उनकी उपाधि बदलकर, क्योंकि अब विस्तार हो चुका था और लगभग जो है इंडिया पर कब्जा कर चुके थे ब्रिटिशर्स, तो अब इंडिया कहना जो है वो गलत नहीं माना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर जनरल है वो भारत का है। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से जो है कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो छीन ली गई। पहले के कानून जो है वो क्या कहलाते थे, रेगुलेशंस कहलाते थे, और अब वो क्या कहलाएंगे, एक्ट्स कहलाएंगे ना। अब जो पुराने जो अब जो पूरे भारत पर जो कानून बनाने की शक्ति वो किसके पास चली गई, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया गया एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब कि अब व्यापार उसका खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है अब प्रशासन देखेगी, व्यापार जो है अब नहीं करेगी। अब इसका व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। अब इसकी संपत्ति मानी गई इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, हिज हियर्स एंड दी सक्सेसर्स। सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन कंपटीशन सिस्टम की बात कही गई। यह भी कहा गया कि इंडियंस को किसी भी पोस्ट से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रोविजन जो है लागू नहीं हो सका। तो ये था पॉइंट, इक्वेलिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या कहा गया था, नो नेटिव ऑफ इंडिया shall be disabled from holding any office due to the religion, birthplace, descent or the color। तो यहीं से जो हमने आर्टिकल हमारे इंस्पायर्ड हैं, डेट इज द 15 एंड द 16। इस एक्ट के तहत जो लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल में उनको इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर को, और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बनेंगे, टीबी मैकॉले। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। यह चार्टर एक्ट की श्रृंखला का आखिरी एक्ट था। यह था अंतिम चार्टर एक्ट और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। जो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत वो 1793 में होती है, 1773 में होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। वो अपनी पीक पर इस एक्ट के तहत जो है यहाँ पर पीक पर पहुंच जाएंगी। नाउ लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो कुछ रिफॉर्म्स करेंगे 1828 से लेके 1835 तक। अब उन्हीं रिफॉर्म्स का कारण जो है ये एक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, और इस बीच जो भी घटनाएं घटी उनका एक रीजन था। अब मुख्य प्रावधान देख लेते हैं, प्रोविजन। पहली बार किया गया क्या, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, तो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको दो शब्दों को समझा देता हूँ, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेचर क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव होता है डेट इज दी कार्यपालिका, मतलब कि इसका काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। और लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है, कानून बनाना। तो हमारे लेजिस्लेचर में हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं हमारे बिहाफ पर। ठीक है, और उस बने हुए कानून को एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको
जो है पूरे भारत में लागू कराते हैं। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। यही बनी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि भारतीय, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा सकते हैं। इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी प्रक्रिया अपनाई और इसे जो है हम क्या कहेंगे, एक तरह से मिनी पार्लियामेंट, भारत में संसद की शुरुआत कहा जा सकता है। दूसरा, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशंस की शुरुआत हुई। अब इंडियंस को भी शामिल होने का अधिकार मिला। इसके लिए 1854 में नियुक्त हुए मैकॉले कमेटी। कंपनी का शासन तो जारी रहा, लेकिन पहली बार कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई। इसका मतलब पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी के रूल को समाप्त कर सकता है। पहली बार मिला लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 6 में से 4 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को नियुक्त किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा के द्वारा, इन प्रांतों से जो है लोगों को जो है अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। तो ये तो हमने देखा कंपनी रूल, और इस एक्ट के साथ हमने जो है कंपनी रूल पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कंपनी रूल। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, डेट इज द क्राउन रूल। क्राउन रूल है 1858 से लेके 1947 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता जो है हस्तांतरण का दौर, मतलब कि पावर ट्रांसफर कर दी गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट पास होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस एक्ट को कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। सबसे पहला है, अब इंडिया को हर मेजेस्टी, मतलब कि क्वीन के द्वारा के नाम पर शासित किया जाएगा। इस एक्ट पर जो है रॉयल असेंट, मतलब कि महारानी द्वारा जो है, महारानी द्वारा जो है हस्ताक्षर होते हैं इस पर 2 अगस्त 1858 को। और इस दिन से पावर जो है कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब रख दिया गया वाइस रॉय। और पहले वाइस रॉय बनते हैं कौन, लॉर्ड कैनिंग। सो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो व्यवस्था बनाई गई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट में, अब इसे जो है खत्म कर दिया गया। सबसे पहली चीज तो कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंग्लैंड में था, कौन सा सेटअप था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इसको खत्म कर दिया। इसकी जगह एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई, और उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया। मतलब एक मंत्री भारत के लिए वहां पर नियुक्त किया गया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना था, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण इसको दे दिया गया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ये रिस्पॉन्सिबल था किसके तरफ, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा लिए गए निर्णय और उनके द्वारा किए गए काम जो है, उनके उनसे रिलेटेड सवाल पूछ सकती थी, सेक्रेटरी से पार्लियामेंट पूछ सकती थी। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ पर शुरुआत होती है। नाउ ये एक इनकी हेल्प के लिए एक काउंसिल बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को सलाह देने के लिए बनाई गई काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें होने थे 15 सदस्य।
यह एक एडवाइजरी बॉडी थी। अगर मैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की बात करूं तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने? सर चार्ल्स वुड बनते हैं। अच्छा, इनका नाम आप सुनोगे कब? जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो वहां पर आप इनके बारे में जानोगे। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इसका चेयरमैन होता है, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल को बनाया गया एक कॉरपोरेट बॉडी जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता है और उसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है। ना अब इसमें एक प्रावधान और रखा गया कि कंपनी द्वारा जो इंडियन प्रिंसेस के साथ जो भी संधियां की गई थी वो अभी भी मान्य रहेंगी, ट्रीटी एज इट इज रहेंगी। नाउ ये जो एक्ट था केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इसने बदलाव लाया, क्योंकि क्या होता है 1857 में जो है एक तरह से जो हमारे जो म्यूटिनी थी उस म्यूटिनी के कारण अंग्रेज जो है अपने घुटनों पर आ गए थे, और वैसी म्यूटिनी दोबारा ना हो तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी समझा, और उसी को किया गया इस एक्ट के तहत। भारत में शासन की संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया था इस एक्ट के तहत। और इस जो एक्ट को कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। 1 नवंबर 1858 को इसको प्रोक्लेम्ड किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंसमेंट कराई इलाहाबाद में। वो कहते हैं बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ जो है भारत में जो अनाउंसमेंट हुई इलाहाबाद में, उसमें ये कहा गया कि कंपनी का रूल समाप्त हो गया है और अब जो पावर वो ट्रांसफर कर दी गई है किसको? क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को। अब से जो भारतीय नागरिक हैं वो क्या कहलाएंगे? वो ब्रिटिश क्राउन के जो है सिटीजन्स कहलाएंगे, और उनको ब्रिटिशर्स के समान जो है हक प्रोवाइड किया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ मेंटेन होगी, रिलीजन और सोशल कस्टम्स की गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। ये सब जो है इसमें घोषणा की गई। तो ये था हमारा 1858 का एक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डिटेल में हर एक जो है एक्ट को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए। अच्छा, ये मैंने नोट्स बनाए हैं बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल में क्या होता है कि जो है आपका जो जितना भी टेक्निकल वर्ड्स है मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, और समझने के लिए मैंने हिंदी में इन बाकी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से जो है आप इन चीज़ों को एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाएं और पढ़ पाएं। फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियन एसोसिएशन, मतलब कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, मतलब कि कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का पहला जो है कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। पहली बार इंडियंस को कानून निर्माण प्रक्रिया में जोड़ा गया। वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि वह नॉन ऑफिशियल इंडियंस को नॉमिनेट करे। ना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो भारतीय वाइसरॉय थे, उनके द्वारा नामांकित किया गया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को, इन लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया। लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। बॉम्बे और मद्रास को फिर से कानून बनाने की शक्ति प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले वापस ले ली गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1937 से। सॉरी, मतलब कि ये जो है चलती कब तक चलता रहेगा ये प्रोसीजर? 1937 तक, जब तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ से जो है सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी और डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की, और ये अपनी पीक पर कब पहुंचेगी? 1937 में। नाउ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, मतलब कि विधानसभाएं बनाई गई। कहाँ कहाँ पर? बंगाल प्रांत में 1862 में बनती है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में, और पंजाब में बनाई जाती है 1897 में। वाइस रॉय को अधिकार मिला पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लागू करने के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है?
हर एक मिनिस्टर को एक मंत्रालय जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। इंट्रोड्यूस इसको पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। अब काउंसिल मेंबर्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आदेश जारी कर सकते हैं। अगला है इमरजेंसी में वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब ये ऑर्डिनेंस है आज भी हमारे संविधान में है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है, और 213 के तहत, इसको देखो कैसे याद रखोगे, 123, इसको अब उल्टा कर दो 231, तो ये गवर्नर के पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस की शक्ति। जब हम डिटेल में प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। इमरजेंसी में वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अनुमति के, और ऑर्डिनेंस की अवधि रखी गई कि 6 महीने तक जो है वो वैलिड रहेगा ऑर्डिनेंस। तो ये था हमारा एक्ट। नेक्स्ट एक्ट जो चलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, इसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। मतलब कि भारतीयों को जोड़ने की तरफ आगे और बढ़ा गया। इसमें इंक्रीज कर दिया गया नंबर ऑफ एडिशनल, मतलब कि नॉन ऑफिशियल सदस्य, कहां पर, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में, परंतु ऑफिशियल मेजोरिटी को जो है बरकरार रखा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अधिकार दिया गया कि वो बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव से, मतलब कि मंत्री परिषद से क्या है, सवाल जवाब कर सकते हैं। नाउ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम बात करें तो कितने सदस्य, 10 से जो है वो 16 कर दिए गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 10 से 16। और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी 10 नॉन ऑफिशियल और 10 जो है ऑफिशियल रखे गए। ये 10 प्लस में 6 का प्रावधान था। बजट पर डिस्कशन की अनुमति दी गई थी, मेंबर्स जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज को। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, मतलब कि इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, नॉमिनेशन वर्ड यूज किया गया, शुरू हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, किनकी रिकमेंडेशन पर, प्रोविंशियल काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के जो है उनके सिफारिश पर, नॉमिनेशन पर। प्रोविंशियल काउंसिल में नॉमिनेशन होता था विया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, देन यूनिवर्सिटी, ट्रेड बॉडीज, जमींदार, इनके द्वारा। इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इन्हें कहा गया नॉमिनेशन या फिर रिकमेंडेशन के थ्रू। यहाँ पर ध्यान दें कि यह एक्ट इलेक्शन सिस्टम की ओर पहला प्रयास था, लेकिन यह केवल संकेतात्मक और सीमित था। नाउ अब बढ़ते हैं क्राउन रूल पर आगे, और अब इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं 1909 से लेके आपके 1935 का एक्ट जो है, वो तीन एक्ट है, 1909 का, 1919 का, और उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट इज द 1935 का। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नाउ इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अच्छा, जब भी हम कोई नाम लेते हैं सबसे पहले बड़े व्यक्ति का नाम लिया जाता है। तो बड़े कौन थे, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे, सेक्रेटरी थे भारतीय राज्य के लिए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, तो वो कौन होंगे, मॉर्ले। और दूसरा लॉर्ड मिंटो होंगे वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। सो आपको नाम का पता चल गया कैसे नाम रखा गया। सबसे पहला प्रोविजन क्या था इसमें, कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का आकार बढ़ाया गया। सेंट्रल के सदस्य 16 किए थे पिछले एक्ट में, और अब उन्हें बढ़ा के जो है 60 कर दिया गया। इनमें याद रखना, इनमें इलेक्टेड कितने थे, 27,
और नॉमिनेटेड कितने थे, नामांकित कितने थे, 33। और इसमें ऑफिशियल कितने थे, 28। ना प्रोविंशियल काउंसिल में अलग अलग संख्या थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब हर हर प्रोविंसेस में अलग अलग थी। सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी बनी रही, लेकिन प्रांतों में जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी की अनुमति दी गई। मेंबर्स को दी गई अधिक डेलिब्रेटिव पावर, मतलब कि बजट पर रेजोल्यूशन ला सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट टू डिस्कस एंड पास द रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, बट गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी ऑन द डिस्कशन को लेके, वीटो कर सकते थे। नौ पहली बार जो है किसी भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है जगह मिली, और वो व्यक्ति थे एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने पहले इंडियन लॉ मेंबर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले। इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। नाउ मुस्लिम वोटर्स अब जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही इलेक्ट करेंगे। इसे कहा गया लीगलाइजेशन ऑफ कम्युनलिज्म, और इसी से लॉर्ड मिंटो क्या कहलाए, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया उन्हें। यहीं से शुरुआत होती है। अच्छा, अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों लाया गया। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो हिस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। 1906 में, सबसे पहले बात करते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो, उसमें दो गुट थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडरेट नरम दल और गर्म दल। ठीक है, इनकी इनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ रहा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपनी जो पकड़ बना रही थी। अब इनको कमजोर करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज क्या लेके आए, अंग्रेज लेके आए डिवाइड एंड रूल का रूल पॉलिसी। उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी क्या था, वो बंगाल था। बंगाल में कौन पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट थे। तो उनकी पावर कम करने के लिए बंगाल को क्या रीजन दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया, कि भाई हमसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा है बंगाल का, और हम बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 में। वो सक्सेसफुल नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नहीं तोड़ पाते हैं। तो अब जो है 1906 में क्या करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन होता है। अब मुस्लिम लीग का गठन होने के बाद अब मुस्लिम्स को जो है 1909 में जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर कर जो है मुस्लिम्स को अलग किया गया। आई होप आपको ये इसकी पृष्ठभूमि समझ में आई होगी, इसकी हिस्ट्री पता चली होगी। नाउ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दी गई किसको, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919। इसको क्या कहा गया, इस एक्ट का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें बड़े व्यक्ति कौन थे, वो थे मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय भारत के। इसने डिक्लेयर किया अपना गोल, डेट इज द 20 अगस्त 1917 को कहा गया था कि ग्रेजुअली भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो नियुक्त की जाएगी। उसी दिशा में आगे बढ़े और इसके प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में क्लियर सेपरेशन कर दिया गया, दोनों को अपनी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर प्रोवाइड की गई।
परंतु ओवरऑल सिस्टम अब भी जो है सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी रहा। जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। अब इससे पहले ना एक मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडिया में राजनीतिक जागरूकता, इंडिया में जो है राजनीतिक जो जागरूकता है, होम रूल मूवमेंट आदि के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सुधारों का वादा किया था। अब उन्हीं जो है सुधारों को देखते हुए मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि इंडिया में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी। इसके बाद ही जो है पारित होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। वाइसरॉय कौन थे उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब इसके प्रावधानों में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना? सब्जेक्ट्स होते हैं क्षेत्र, कुछ क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार, मतलब कि लॉ मेकिंग की पावर। अच्छा, फॉर एग्जांपल में अगर जैसे कि पुलिस किसके पास रहेगी, आर्मी किसके पास रहेगी, या फिर जो है एजुकेशन किसका कौन उस पर कानून बनाएगा, इस तरह से ये जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनको बांट दिया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बांटा गया ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के बीच में। ना ट्रांसफर से हमें समझ में आ रहा है, अच्छा ट्रांसफर करते हैं तो हम किसी और को दे देते हैं ना, कहीं और जाना होता है ट्रांसफर पर। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको दे दिए गए? मिनिस्टर्स को दे दिए गए। और मिनिस्टर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। अच्छा, ट्रांसफर कौन से करेगी ब्रिटिश सरकार अगर करना चाहेगी तो? कमजोर वाले, ठीक है, मतलब कि जिससे उनके जो है सत्ता पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब ब्रिटिश रूल पर कोई असर ना पड़े। तो इसमें क्या क्या आया? इसमें सब्जेक्ट्स आए, डेट इज द पुलिस, जेल, लैंड, रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट रखे गए किसमें? रिजर्व्ड में, सॉरी ट्रांसफर्ड में। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास रहे? गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर की। अच्छा सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ पर ना याद रखना, ये जो पुलिस, जेल और लैंड रेवेन्यू ये इंपॉर्टेंट थे, तो ये अपने पास रिजर्व करके रखेंगे। तो ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट थे। बट जो छोटे मोटे थे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, एजुकेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो ट्रांसफर कर दिए गए। और इसी को कहा गया डायरकी द्वैध शासन। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरकी द्वैध शासन याद रखना, बार बार पूछता है यूपीएससी ने, तो बहुत बार सवाल पूछा है इससे। डायरकी, यह प्रयोग जो है अधिकतर असफल रहा, याद रखना। इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अच्छा, अब ये वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें, चाहे आपने पहले कहीं भी पढ़ी हो, तो उसको इस तरह से पढ़ें कि कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा नया मिलेगा समझने को। अगर मैं बाई कैमरल, अगर आपको पता है कि क्या होता है तो भी कोई बात नहीं, जो है आप एक बार सुन लें, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि बाई कैमरल क्या होता है। तो बाई कैमरल को जब मैं डिवाइड करूंगा तो बाई प्लस में कैमरल आता है। बाई का मतलब होता है दो, और कैमरल का मतलब होता है हाउसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू हाउसेज की व्यवस्था की गई। जैसे कि भारत में हमारा संसद जो है वो बाइकैमरल है, और कुछ विधानसभाएं बाइकैमरल हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा है हमारे यहाँ। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो टू हाउसेज की व्यवस्था को बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा यूनिकैमरल, मतलब कि सिंगल हाउस। तो काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, दोनों में अधिकांश सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से जो है चुने जाने थे।
वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 सदस्य होने थे भारतीय। अगला, कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी पिछले एक्ट में, 1909 के एक्ट में। अब उसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया था, अब वो जो है भारतीयों को और भी लाइंस पर डिवाइड करेंगे। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी जो है कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया, इनको भी बांट दिया गया। फ्रेंचाइज दी गई। फ्रेंचाइज क्या होती है? वोट डालने का अधिकार, और ये लिमिटेड पॉपुलेशन को ही मिला। और किस बेसिस पे मिला? जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स भरते हैं और जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। ना, मैंने अभी आपको जो बाइक कैमरल बताया था, उसमें मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ कि काउंसिल ऑफ स्टेट में रखा गया कि मैक्सिमम 60 सदस्य होंगे, और जिसमें से 34 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे। और वहीं जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया कि 145 सदस्य होंगे, और इलेक्टेड कितने होंगे? 105। एक नया पद बनाया गया, जिसको कहा गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से कुछ कार्य लिए गए और वो इसको दे दिए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हुआ, और सेंट्रल पब्लिक कमीशन जो है वो फॉर्म होता है 1926 में। प्रोविंसेस को बजट इनेक्ट करने की जो है अधिकार दिया गया। और लास्ट जो प्रावधान है वो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुटरी कमीशन। मतलब कि ये जो एक प्रावधान लाए गए, ये छोटा संविधान कह सकते हैं, इसको रिव्यू किया जाएगा 10 साल के बाद कि ये कैसा चल रहा है। बट असल में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो है इलेक्शन होने थे। तो इलेक्शन होने थे तो पार्टी ने क्या किया, 2 साल पहले ही कमीशन को भारत भेज दिया। और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। तो इसीलिए इस कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन। नाउ क्या काम था इसका? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको 2 साल पहले ही गठित किया गया था, 1919 एक्ट के, मतलब कि 10 साल बाद आना था इसको, 1929 में भारत आना था। बट 2 साल पहले आ गया ये, क्योंकि इलेक्शंस होने थे इंग्लैंड में। इसके सारे सदस्य सातों के साथ ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस और अन्य भारतीय पार्टियों ने जो है इसका विरोध किया, और बाइकआउट की घोषणा की गई। काले झंडे दिखाए गए जहां भी ये गया। फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में, और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या जो है रिकमेंडेशन की। सबसे पहली रिकमेंडेशन की कि डायरकी का जो एक्सपेरिमेंट तुमने जो प्रांतों में किया है वो खत्म करो। अबॉलिश दी डायरकी एट द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स बनाओ। फेडरलिज्म की शुरुआत करो भारत में। और कम्युनल इलेक्टोरेट को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो और राज करते रहो। भारतीयों को जड़ जड़ पे जो है बांट दो। भारतीय बट गए तो तुम मजे लेते रहोगे। कंसिडरेशन हेतु हुई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस इनके जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसको जो है डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नाउ इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बेसिस पे व्हाइट पेपर लाया गया, ड्राफ्ट रिफॉर्म्स लाए गए, और वो भेजा गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और उसी का आउटकम हमें क्या मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी बीच कॉम्युनल अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे, दैट इज 1932 में। इनको अनाउंस किया गया रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा, जो कि ब्रिटिश पीएम थे। इसमें क्या था? एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट किनको?
मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। और अब ये डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब कि शेड्यूल कास्ट, मतलब कि हिंदूज को भी अंदर से बांट दिया गया, एससी को। गांधी जी ने इसका अपोजिशन किया। गांधी जी का मानना था कि ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। और गांधी जी जो है उस टाइम जेल में थे, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने की थी, तो उसके कारण वो जेल में थे। तो वहां पर यरवड़ा जेल में उन्होंने फास्ट शुरू कर दिया अनटू डेथ। और पूना पैक्ट साइन होता है और कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचते हैं कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस डॉक्टर अंबेडकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो गांधी जी से मिलने में जाते हैं और समझौता होता है। और क्या समझौता होता है कि जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट रहेगा और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी, पर वो हिंदूज के अंडर में ही लड़ेंगे। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो है भारतीय संविधान की नींव रखी। ये सेकंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के भारत में इन द इंडिया। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, विस्तारित डॉक्यूमेंट था, और इसी ने जो है नींव रखी है। अच्छा, जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारी नींव हम खोदते हैं, नींव डालते हैं, तो नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारे पिलर्स मजबूत होने चाहिए। और अगर हमारी पुश्तैनी नींव है तो वो तो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, गहरी होती है। तो ये जो है हमारी नींव रखी गई, वो रखी गई इसी के बेसिस पर। इसमें 321 जो थे शेड्यूल थे, और 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल में बटा हुआ था। अब तक का सबसे लंबा एक्ट था। मेन प्रोविजन की बात करते हैं, सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था, जिसकी बात की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल यूनिट में कौन कौन होने थे? प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। पावर को डिवाइड किया गया 3 लिस्टों में। फेडरल लिस्ट मतलब किसके पास रहेंगे? सेंटर के पास 59 आइटम रहने थे। प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के पास 54 आइटम, और कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए 36 आइटम। और रेजिडरी पावर दे दी गई थी वाइस रॉय को। और ऐसा का ऐसा हमने उठा के अपना 7th शेड्यूल बना लिया। प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, वो माने ही नहीं, तो कभी ये अस्तित्व में आया ही नहीं, ये लागू ही नहीं हुआ। दूसरा, डायरकी, जो प्रोविंसेस में ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट का जो खेल था, वो खत्म कर दिया गया। और वहां पर अब लागू कर दिया गया ये क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी गई। गवर्नर को काम करना था मिनिस्टर्स की सलाह से। अब लागू हुआ 1937 में, और ये जो है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी समाप्त हो जाती है 1939 में। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास? गवर्नर जनरल के पास रखे गए, और ट्रांसफर सब्जेक्ट मिनिस्टर्स को दे दिए गए। और यह भी जो है कभी नहीं लागू हो पाया। और ये सिस्टम प्रोविंसेस में था 99 में, अब सेंटर पर लागू कर दिया था। बाई कैमरल जो है स्ट्रक्चर, वो 6 प्रांतों में बढ़ाया गया। कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में। इनमें प्रावधान किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब कि अपर, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउसेस का प्रावधान किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया, वो एक्सटेंड कर दिया किनको? अब शेड्यूल कास्ट को, वुमेन को और लेबरर्स को भी। पहले किनको दिया था? सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को दिया था। अब इनको भी बढ़ा दिया गया। एक काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अब एक एडवाइजरी टीम जो है वो दी गई। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, और 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, की व्यवस्था की गई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल करना भारत में। पब्लिक सर्विस कमीशन सिस्टम, उसकी नींव रखी गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन
और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी व्यवस्था की गई। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया 1937 में। तो ये थे 10 पॉइंट अबाउट द 1935 एक्ट। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारा एक्ट इस सीरीज का है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने एंड कर दिया ब्रिटिश रूल भारत में और अनाउंस किया गया पीएम, उस टाइम पर पीएम कौन थे इंग्लैंड के, क्लेमेंट एटले के द्वारा 20 फरवरी 1947 को कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 15 अगस्त 1947 को। इसके मेन प्रोविजंस देखते हैं। इन ब्रिटिश रूल एंड भारत में जो ब्रिटिश रूल खत्म हो गया और इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट की शुरुआत होती है। इंडिया को दो भागों में बंटवारा हो गया, डोमिनेशन ऑफ द इंडिया, डोमिनियन ऑफ द पाकिस्तान। वाइस रॉय का जो ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया। हर एक डोमिनियन को प्रोवाइड किया गया विद द गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द ट्रांसफर, ये कहा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों डोमिनियन थी उनको पावर दे दी गई कि वो अपना खुद संविधान बना सकते हैं, किसी भी एक्ट को जो है ले सकते हैं या रिपील कर सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के फ्यूचर लॉज वो अप्लाई नहीं होंगे कोई से भी डोमिनियन पर। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया उसका अबॉलिश कर दिया गया, उसकी जितनी भी पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ को दे दी गई। ब्रिटिश पैरामाउंट ओवर द प्रिंसली स्टेट वो खत्म हो गया। ट्रिटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरिया वो खत्म कर दिए गए और प्रिंसली स्टेट को विकल्प दिया गया कि वो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या अपना अलग राज्य बना लें। गवर्निंग फ्रेमवर्क अब जितना भी जो है आगे के समय में जब तक दोनों प्रांत अपना संविधान नहीं बना लेते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू रहेगा दोनों प्रांतों पर। दिनचर्या के जो कानून चलाने के लिए वो किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश मोनार्क को वीटो पावर जो थी वो उसकी समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि जो हिज मेजेस्टी की ओर से असेंट देने का, मतलब कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन साइन नहीं करेगा, अब गवर्नर जनरल दोनों प्रांतों के वो साइन करेंगे, वो सुप्रीम अथॉरिटी बन गए। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड हो गए और वो एक्ट करेंगे किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द किंग ऑफ द इंग्लैंड। सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो खत्म हो गई, लेकिन जो पुराने अधिकारी हैं उनको रिटेन किया गया। अब एट द मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश राज उसकी समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाता है ब्रिटिश रूल भारत और पाकिस्तान पर। इंडिया एंड पाकिस्तान बने नए स्वतंत्र देश। लॉर्ड माउंटबेटन बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब इंटर्म गवर्नमेंट 1946 की एक बार देख लेते हैं, उसमें कौन कौन क्या क्या उनके पास मंत्रालय था। नेहरू बने वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ इनके पास था। सरदार पटेल होम एंड आई एंड बी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मेथाई थे इंडस्ट्री सप्लाई, जगजीवन राम के पास लेबर, बलदेव सिंह डिफेंस, सी एच बाबा वर्क माइन एंड दी पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड द एयर, असफ अली रेलवेज एंड द ट्रांसपोर्ट, सी राजगोपालचारी के पास एजुकेशन आर्ट था, आई आई चुंद्रीगर कॉमर्स, गजनफर अली खान हेल्थ एंड जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। वाइस रॉय जो था वो हेड था बट नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, याद रखना। अभी क्या है, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है जब तक जो मुस्लिम लीग को जो है पार्ट बनाया गया था इंटर्म गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। तो जितने भी मुस्लिम लीग के लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए थे तो उसमें चेंज होता है। अब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स साइंटिफिक रिसर्च इनके पास है,
सरदार पटेल होम मिनिस्टर स्टेट्स एंड द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना आजाद एजुकेशन, जॉन मेथई रेलवे ट्रांसपोर्ट, संगम चेट्टी फाइनेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ, जगजीवन राम लेबर, बलदेव सिंह डिफेंस, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी एच बाबा कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री सप्लाई, वी एन गाडगिल वर्क्स माइन और पावर इनके पास था। सो ये था हमारा पहला चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर्स को जो है देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।